अस्सलाम को फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। अस्पताल से निकलते ही वो उसे हवेली लाया था। सदा शुक्र पाँव में फ्रैक्चर नहीं हुआ था, जबकि उसे एक दिन तक मुकम्मल रेस्ट करने को कहा था डॉक्टर ने। हवेली में दाखिल होते ही जजान ने उसे बेसमेंट की बजाय सीने चढ़कर अपने कमरे में लाया था। कमरे में दाखिल होते ही पीछे का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो हवेली बाहर से किस कदर पुरअसरार और पुरानी नजर आती थी, जबकि अंदर वो किसी खूबसूरत ख्वाबों की ताबीर से कम ना थी। जहादी साइज बेड और पूरे कमरे में बिछा हुआ रेड कारपेट, इस कमरे में जरूरत की हर शय मौजूद थी। अंदर दाखिल होते ही जजान ने पाँव की मदद से दरवाजा बंद करते हुए उसे बेड पर लाकर नरमी से बिठाते अब उसकी दवाइयां टेबल पर रख रहा था। एक लफ्ज काले से लेकर अब तक दोनों के दरमियान अदा नहीं हुआ था कि उसकी खामोशी पहली बार पीछे को खुली थी। वो डांटता, रोब जाता, लाड उठाता ही उसे अच्छा लगता था, जबकि अब उसकी पुकार पर भी यजदान ने कोई रिएक्ट ना दिया था। गुस्से में लाल होती वो बेड से नीचे उतरने लगती है जब अचानक ही किंग ने उसकी तरफ आते उसकी गर्दन दबोचकर उसे बेड पर लटाया था। तुम्हारी जिद किंग का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकती। पीछे यजदान इब्राहिम, खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करो और हरगिज मुझसे अब बात करने की जरूरत मत करना। शदीद बेरहम था वो। अपनी थोड़ी हर उसके गिफ्ट हल्की करते हुए उसे धक्का देते हुए पीछे होकर कंफर्टर में पूरी तरह खुद को छुपा गई थी। पल में नरम तो पल में वो क्या बन जाता था। एक नजर उसे छुपे वजूद पर डालकर लाइट्स ऑफ करता जजान एक सेकंड के अंदर खुद को वहां से गायब कर किया था। ये सब क्या हो रहा है? घर में दाल होते आए जो सीधा कमरे में जाने लगी थी। घर के अंदर होती तैयारियां देखकर हैरान और परेशान पास ही बैठी दादी से मुखातब हुई थी। तुम्हारी और वी की मेहंदी की तैयारी, चलो कमरे में जाओ, मैं आती हूँ अभी। उसे जवाब देती वो वापस फूल से कुछ बनाने लगी थी। यानी वीर की बात सच थी। सुपरप्रिशन ने वीर से आयत की ही बात की थी। क्या किसी को कोई एतराज ना था? और वीर क्या वो सिर्फ प्रिशे के लिए माना था या उसके दिल में कोई जज्बात है? उसकी कई बातें अजीब थी, इतनी सीधी ना थी जो आयत इतनी जल्दी समझ आती। यही सब सोचते वो अपने कमरे में दाखिल होती बेड पर चट लेट गई थी। पीछे कैसी होगी? आई होप उसका पाँव ठीक हो। ऊपर जाने के बाद मैं सोचती हूँ वो पहले उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस जाती है। व्हाट द हेल, क्या कर रही हैं आप दोनों? जानती भी हैं डॉक्टर हूं मैं और आप दोनों पर केस कर सकती हूँ। हॉस्पिटल के कैबिन में बैठी लेडी डॉक्टर पास खड़ी मास्क लगाई इन दो लड़कियों पर गजब नाक हो रही थी। और हम इस केस को दर्ज होने से पहले वैसे ही मिटा देंगे जैसे इस बच्ची के घर वालों के किसी को तुमने और बाकी डॉक्टर्स ने बताया था। उसकी लेफ्ट साइड पर खड़ी लड़की फुकार और हर वो दो लम्हे को कांपी थी। इस लम्हा शिद्दत से उसे उन दिनों से खौफ महसूस हुआ था। अभी वो इन्हें जवाब दे दी जब अगले ही लम्हे दो मर्द इस कमरे में दाखिल होते इन लड़कियों पर गन तान गए थे। कुर्सी पर बैठी डॉक्टर ने पुरसकून सांस हार्ज की थी। अब उन्हें तमसट बड़ी नजरों से देखते हुए वो अपने साथी को अपने आप को खोलने का इशारा करती है जब अचानक ही इन लड़कियों ने इन दोनों से हाथापाई शुरू की थी। कुछ ही लम्हों में गेम उन पर ही उल्ट पड़ी थी। वो दोनों हट्टे कट्टे मर्द कुछ पल में इन लड़कियों का मुकाबला ना कर सके थे। अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ, अब दूसरी लड़की सद आवाज में बोलती गन उस पर तान गई थी जब अचानक ही फायर हुआ था। इस खामोशी में जबड़े बीच कर खड़ी दूसरी ग्रीन मास्क लगाए लड़की ने मुठियां बीची थी। बाजू में लगी गोली छोड़कर छूकर गुजरी थी। दूसरी लड़की ने नफरत भरी नजरों से जमीन पर लेटे इसके वफादार कुत्तों को देखा था जो मुल्क के गद्दार थे। अगले इल्हाम में 3 फायर हुए थे और वो 3 वजूद वहीं जमीन पर गिरे अपने गुनाह तक की माफी तक ना मांग पाए थे। शायद ही वो अगले साल तक याद कर पाते कितने ही वो गुनाह कर चुके थे। तुम ठीक हो? खिड़की से निकलकर खुफिया रास्तों से निकलते वो जैसे बाहर आई थी। शैला ने अपना मास्क उतार फेंका था। दीवार से लगी जशफा गहरा सांस भरती गन पैंट में रासने लगती है जब अचानक ही उसके पास आते कार ने शैला को अपना निशाना बनाया था। बैक वक्त जशफा की नजर उस जानिब गई थी। अगले ही सेकंड वो शैला को अपनी जानब खींच कर गन निकालकर उस पर कई फायर एक साथ कर गई थी। कार बुलेट प्रूफ थी, एक भी खरोच उस पर नहीं आई थी। कार मोड़ वो अब वापस उनकी जानब आ रही थी। इस वक्त नहीं यशवा, चलो कुछ ही फासले पर कार है। शैला के वापस होंठ बीच एक नजर करीब आते कार को देखकर वो शैला के साथ अपनी कार की जानब भाग आई थी। जब वो कार फुल स्पीड से आती यशवा को दूर उछाल गई थी। लम्हों का खेल था। वो कार उनकी नजरों कुछ ही लम्हों में ओझल हुई थी। वो टक्कर इतनी बुरी ना थी। तब ही घुटना पकड़े यशवा दूसरे हाथ से अपना मास्क उतारते दर्द को खुद पर हावी होने से रोक रही थी। यशवा हयाल से, चलो हम घर चले, मैं बैंडेज करूं। शुक्र है पत्थरों से नहीं लगी। उसका दूसरा बाजू पकड़कर सहारा देकर खड़ा करती शैला उसे कार्डक ले आई थी। मुझे घर नहीं जाना, कुछ ही दूर छोड़ दो बस। सीट से टेक लगाकर आंखें मूंदती वो अपना दूसरा हाथ कंधे पर रखकर खून रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ये उनकी ट्रेनिंग थी कि इतनी चोटों के बाद भी वो बेहोश नहीं हुई थी। बेल की आवाज पर एक्सरसाइज एरिया से निकलकर आता ओहान सिर्फ ट्राउजर और ब्लैक बनैन में मलबूस था।
शाम की स्याही पूरी तरह आसमान पर हर सू फैल चुकी थी। गर्दन पर आया पसीना हाथ में मौजूद टॉवल से साफ करता पास पड़े कोच पर फेंक वो दरवाजा खोलकर सामने खड़ी यशवा को देखता है। हैरानगी के साथ अगले ही पल कई बाल उसकी पेशानी पर आए थे। वो अकेली खड़ी थी। बाहर की जानब नजर पड़ते इस अंधेरे को देखकर वो लब बीच गया था। यश तुम। अभी उसने बात ही शुरू की थी जब उसके बाजू में झूल जाती है। परेशानी में कभी वो जमीन पर गिरा हूं तो कभी बाजू में बेहोश होती यशवा को देखे गया था। यजान रूठने के बाद वो जो दिन में सोई थी अब शाम में जाकर उठती खुद को अकेला वहां मौजूद पाकर अचानक ही घबराई थी। इस हवेली से उसे खौफ आता था मगर वो जब यजान के साथ होती थी उसका खौफ कम खुद बहुत हो जाता था। कुशन पर अपना पाँव पड़े देखकर उसके लबों पर तबस्सुम बिखरा था। आगे को झुककर कुशन हटाती हाथ से जरा अपना पाँव दबाकर उसे हरकत देती हुई जमीन पर रखती उठ खड़ी होती है। पास ही उसकी शाल पड़ी थी। हाथ बढ़ाकर शाल उठाकर अपने कांधों के इर्द गिर्द फैलाती हुई वो बाहर निकल आती है। हवेली रोशनी में डूबी आज अलग ही मंजिल पेश कर रही थी। हजाब से निकलती लिट्टें उंगली की मदद से अंदर करती धीरे धीरे वो सीढ़ियों की तरफ आती बामुश्किल ही एक एक कदम सीढ़ियां उतर रही थी जब सामने मुंह का खड़े उसकी नजर शेरी पर जाकर ठहरी थी। फोन कान से लगाए वो शायद उसकी मौजूदगी से लाइल्म था। किंग सब अंडर कंट्रोल है। मगर वो तुम जानते हो मुझे ही पर रैम ना खाना। तुम देखते जाओ बीवी के जरिए तुम्हारी तुमसे बदला लूंगा। आखिरी लाइन फोन चेहरे के सामने करके बुड़बुड़ाता उसके आह पर रूह मोड़ता सीढ़ी में खड़ी परिचय की जानदार मुस्कुरा उछाता उसके करीब ही आ जाता है। दूसरी तरफ क्या बात हुई थी वो नाम वाकफ थी। कहाँ है किंग? संजीदगी से पूछती वो सामने कोच पर बैठे मेसम और शैला पर एक नजर डालती उनके करीब ही आ जाती है। पाँव ठीक है तुम्हारा? यार अपना ख्याल रखा करो। उसके करीब आकर बैठती शैला प्यार से उसका गाल से हिलाकर कहती। यकीन उसका ध्यान किंग पर से हटाना चाहती थी मगर शायद वो सब इससे सामने बैठी जिद्दी लड़की से ना वाकफ थे। मुझे किंग के पास जाना है मैसम भाई। उसका अंदाज अभी संजीदा था जबकि अपनी बात पर शायरी के बदलते तार उसे छुपे ना रहे थे। वो आ जाएगा जरा काम से गया है। तुम्हारा पाँव ठीक नहीं वो नाराज होगा हमारी जिम्मेदारी पर दे। अभी वो अपना जुमला भी मुकम्मल नहीं कर पाया था जब उसकी बात को प्रीशा ने बीच में से काटा था। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ मेसम भाई ना ही इस बात से ना वाकफ कि आप लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं। ऐसा क्या है इस हवेली में? हाँ क्या आप तक इतना भी नहीं समझ पाए कि मैं किंग के खिलाफ नहीं हूँ? क्या वो मुझे इतना भी नहीं समझ पाया? मुझे अभी और इसी वक्त लेकर जाए। क्या आज तक कोई सवाल किया है मैंने आप सबके काम के खिलाफ? क्या मैंने पूछा शैला तुम्हारे घुटने पर ये मट्टी क्यों है या फिर आपके बालों पर सूखी मट्टी क्यों मौजूद है? और ये ना पूछा कि इस वक्त आपके जूते पर खून के धब्बे क्यों हैं? उसका अंदाज ऐसा था कि उन सबने पहली बार देखा था। हर चीज से अनजान दिखने वाली हर चीज से वाकफ थी। अपने घुटने और पाँव को देखकर शैला ने लब बीचे थे। आई होप यशवा ठीक हो। मैं बाहर वेट कर रही हूँ। अब दोनों में से जो आना चाहे आ जाए। अपनी बात कहकर वो एक लम्हे की ताहीर किए बिना उठकर बैठ के जन्म चल दी थी जबकि उसकी होशियार पर शहला दाद देने वाले अंदाज में मुस्कुराई थी। बामुश्किल चलती हुई वो जिद्दी लड़की यकीनन किंग के गुस्से की नजर होना चाहती थी। जख्मी बाजू पर धो पड़ते ही उसकी आंख दर्द के बायस खुली थी। खुद को कमरे में पाकर वो जो अब तक जिंदगी के असर में थी झटके से उसकी फिर से नींद का खुमार उड़ा था। खुद को सिंपल ट्रोजर और शर्ट में मलबूस पाकर वो चौंकी थी। जख्मी बाजू अब सफेद पट्टी से बांधा हुआ था। घुटने पर वजन डालने से उसमें उठती टीस पर यशवा ने जबरे बीचे खुद को चीरने से रोका था मगर उसे इस वक्त कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। कमरे में लगी जा बजा वहां की तस्वीरें गवाह थी कि उसका बेडरूम था। वो यहाँ जितनी बार आई थी दरवाजे से ही लौट गई थी। निकाह के बाद वो पहली बार यहाँ आई थी। वो नहीं जानती थी कि क्यों दर्द में उसे उसकी जरूरत महसूस हुई थी। अभी वो खड़ी होती जब उसी लम्हे दरवाजा खोलकर वहां अंदर दाखिल होता है। फीलिंग बेटर? उसके करीब आकर वापस उसकी पोजीशन ठीक करते हुए वो उससे चादर उड़ाता पुरसुकून अंदाज में पूछता उसके करीब ही बैठ गया था। मुझे चेंज किसने कराया? दिल में मचता सवाल वो आज जुबान पर ले आई थी। मेरे अलावा किसकी जरूरत है? उसके हाथ पर वाजिया होते हुए जहां पर वो पास पड़ा फर्स्ट एड खोलकर अब उसके हाथ पर दुआ लगाता जिस अंदाज में जवाब दे चुका था वो कुछ लम्हे कुछ भी जुबान से अदा करने से कासर थी। मुझे लेट हो गया है मुझे जाना है। अपना हाथ उसकी गिर से खींचती वो एक साइड से निकलने को थी जब एक ही जस्ट में ओहान ने उसे कमर से दबोच कर अपने करीब किया था। मैंने इजाजत दी तुम्हें? माथे पर तेवरी चढ़ाकर पूछा। वो उसे इस वक्त एक कहत पुलिस ऑफिसर लगा था जबकि वो मौजूद भी इस लम्हे पुलिस यूनिफॉर्म में था। मगर मुझे घर अभी वो जुमला मुकम्मल करती जब वो दोबारा हाथ थामता उसे टोककर अपनी बात कहने लगता है। अपने घर में ही हो तुम यशवा ओहान इब्राहिम। अब खामोश हो जाओ वरना मुझ जैसे बेशर्म को करवाना आता है। आईमेट लगाकर अब वो उठ खड़ा होता है। बात करते आज उसका अंदाज पहले से काफी अलग था। वो असली खड़ूसपन बिहेवियर कहीं जैसे दूर जा सोया था। हान मुझे घर में काम है और मैं यहाँ नहीं रुक सकती।
आधा सच आधा झूठ मिलाकर बोलती। वो दोबारा उठने की कोशिश करती है जब ओहान ने झुककर उसके हाथ रखकर उसकी ड्राई फ्राई बंद की थी। कहा था ना, जब मेरी कैद में आओगी तो कोई ड्राई फ्राई नहीं रहने दूंगा। खुद आई हो तुम यश मेरे पास, मेरे आशाने में चलकर। बोलते हुए ओहान के लब कई बार उसकी नाक से मिस हुए थे। सांस रोके उसकी शिद्दत से उसके लफ्जों से महसूस करती जी जान से कांपी थी। हान प्लीज, पीछे को खिसकती वो उसके और अपने बीच कुछ फासला तय कर गई थी। जब ओहान उसके नजदीक मजीद झुकता उसे फिर सांस रोकने में मजबूर कर गया था। मेरी बन जाओ। आंखें बंद किए वो उसकी गंभीर भारी आवाज में की गई सरगोशी पर चौंकी थी। तुम्हारे नजदीक ये रिश्ता कोई मैंने नहीं रखता हान। अपनी ही अल्फाज उसे जहर की मानद लगे थे। जाओगी तो हमेशा के लिए खो दोगी मुझे। मौका दे रहा हूँ पहली बार। आरिबा यशफा ओहान बी माइन फॉर एवर। कदम पर झुकते वो अब उसकी शहरक से लब मिस कर रहा था। उसकी बेबाकी पर यशवा के रेह से ओसान भी हता हुए थे। मुझे छोड़ोगे तो नहीं तुम? ओहान के गाल पर हाथ रखती उसका चेहरा अपने रूबरू करके पीछे कोई जैसे कोई वादा लेना चाहती हो। उसके लिफाफ में खौफ महसूस करते ओहान मुस्कुराया था। इतना हक रहने कहाँ दिया है तुमने? गर्दन पर लब रखकर बोसा देता वो अब उसके करीब ही बैठ चुका था। हाथ थामो और वादा करो कुछ भी नहीं छुपाओगे मुझसे। मेरी जिंदगी मेरे लिए अहम है। मेरी जिंदगी ने अगर मुझसे कुछ छुपाया है तो अपने हाथों से जान लेना होगी तुम्हें। कौन थे वो लोग? आंखों में आंखें गाकर बोलता वो उसकी हर फरार की राह बंद कर गया था। मैं छुपाऊंगी नहीं आहान, मगर किंग का मामला है। मैं तुमसे और किंग से मरते वक्त तक गुजदारी नहीं कर सकती। अपनी बात वो दुरुस्त अल्फाज का चुनाव करके कहती उसका ब्राय वो हाथ थाम चुकी थी। आई हो तुम्हारे इसे यकीन पर किंग ने अब तक उन्हें जिंदा जमीन में दफन कर दिया होगा। जहर हम लहजे में बोलता ओहान उसका जमी बाजू भी साथ से लड़ रहा था। किंग पर शक है तुम्हें? ये पहली मुस्कुराहट थी जो उनके दरमियान इतने वक्त बाद उसके होंठों पर बिखरी थी। बताओ मुझे कौन मशकूक लगता है? उस पर झुकता हुआ बोलता वो उसके कहके का सबब बना था। इस कमरे में खिलखिलाती वो पहली हंसी थी उसकी शरीके हयात की। सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ते वो पास बैठे सिर्फ नाजू का वो हाथ जो उसके कांधे पर मौजूद था अगले ही लम्हे अपने गिफ्ट में कर चुका था। किसी की नजरों ने यह मंजर सूरज अंगारा होती हुई नजरों से देखा। न जाने कैसे खुद पर काबू पाया था। जबकि इनकी नजर सामने उठी थी तो इन आंखों में लम्हे बार को कोई अंसर उभरा था। फिर वो अनजान होता इस लड़के के वजूद में अपना ढूंढने लगा था। दूसरी जानब उसे दबोच कर उसे इस लड़की से दूर पटक देने का इरादा करती आगे बढ़ने लगती है जब किसी की मजबूत गिफ्ट में उसकी नजर कुलाई आई थी। गुस्सा, डर, खौफ एक साथ उसकी आंखों में उतर आया था। नशे में धुत वो शब्द उसके वजूद पर झुकने को था जब किसी ने लम्हे की कैद में उसके गंदे वजूद को किसी अछूत की तरह उछाकर पटका था। कितने ही फासले पर वो जाकर जमीन पर पड़ा। अचानक हुए हमले से संभला भी ना था जब किंग ने उसे धनक कर रख दिया था। उसके मजबूत वारों ने कुछ ही लम्हों में उसे खून में लथपथ किया था। ऐसे में उसके इस वहशी अमल ने पीछे पर कभी ताड़ी की थी। सांस का जो पहले ही मसला था वो लहरा कर जमीन बोस होती जब किंग ने एक ही जश्न में उस तक पहुंचते अपना गर्म हसार में उसे लिया था। अपने कोट में उसका वजूद संभालता वो मैसम की बराई हुई शाद दबोच कर उसके गिर्द उड़ाकर उसे बाजू में उठाकर निकलता चला गया था। पीछे क्लब में हर कोई हैरान और परेशान था। जमीन पर गिरे उस शख्स के खून ने जमीन को दागदार किया हुआ था। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब तेजी से रवां दवां थी। ऐसे में आगे बैठे शहरी और मैसम परेशानी में एक दूसरे को देखते तो कभी पीछे बैठे यजदान को जो पीछे का सर अपनी गोद में रखे नरमी से उसके सर पट्टे गाल से हिलाता सच संजीदा दिखाई दे रहा था। कार एक झटके से घर के सामने आकर रुकी थी। नरमी से पीछे का सर सिर पर रख कर दरवाजा खोलकर बाहर निकलता किंग ने नरमी से उसे बाजू में बढ़ा था। एक भी लफ्ज अब तक उसने मीसम और शहर को ना कहा था मगर वो दोनों जानते थे कि शेर की चुप वक्ती थी। कमरे में दाल होगा किंग ने नरमी से लाकर उसे बेड पर लटाते कंफर्टर उड़ाया था। दवाई के जरिए से वो गुंगी में थी। झुककर नरमी से उसके नक्श चूमता वो तेजी से बाहर निकला था। उसका रूह आप बेसमेंट की जानब था। बेसमेंट में दाल होते बगैर किसी पर भी निगाह डाले वो सरबराही कुर्सी पर जा बैठा था। कमरे की लेफ्ट साइड दीवार से टेक लगाकर खड़े शायरी और मिसम ने उसके आने पर भी झुके सर को ना उठाया था। वजाहत दो मिसम। शहादत की उंगली में मौजूद अंगूठी को घुमाता वो अपने अंदर इत्तेशाक को दुबा रहा था। किंग की बीवी का हुक्म मानना मुझ पर फर्ज था। उसके अंदाज पर किंग ने निगाह उठाकर उसे झुके सर को देखा था। और किंग का मिसम क्या मेरा हुक्म भूल गए थे? क्या भूल गए थे कि उसकी तबीयत के बारे में वो नहीं जानती? तुम जानते थे ना सब। उसकी ऐसी घटिया जगह से लाने का मकसद क्या था? आहर तैश में बोलते हुए किंग ने उठकर सामने पड़ी टेबल पर जोरदार ठोकर रसीद की थी जिसकी वजह से वो कुछ फासले पर जाकर गिरी थी। उसे एक ना एक दिन सब जाना ही है ना किंग, खुद बता दो वरना
यकीन जानना वो खुद बहुत गलत मतलब निकाल सकती है, फिर उसकी दूरी तुम्हें पछतावे की नजर जरूर करेगी। जो आप उसकी पूछ से आया था। अंदर दाखिल होते वीर की आवाज पर शीरी ने अपना झुका हुआ सर उठाकर उसके जन्म देखा था। उसे नजर से इशारा करता किंग के करीब आकर रुका था। एक ना एक दिन, वो दिन मैं खुद लिखूंगा शावीर, इस लम्हे तुम सब मेरी नजर से ओझल हो जाओ। गंदगी फूलती डगे उसे बढ़ते हुए इंतजार की गवाह थी। कुछ ही लम्हों में वो तीनों बारी बारी वहां से निकले थे। जेब में मौजूद यूएसबी निकाल कर किंग ने कुछ कदम आगे बढ़ाए थे। उसके सामने ही बिल्कुल सादा दीवार थी। उस सादा सी नजर आने वाली दीवार पर किंग ने अपने महसूस जगह पर हाथ रखा था। जब अगले ही लम्हे वो दीवार दो हिस्सों में बढ़कर खुलती चली गई थी। सामने ही कई स्याह पोटलियां मौजूद थी। हाथ में मौजूद यूएसबी वो एक जगह पर रख कर हाथ बढ़ाकर एक सुरह रंग की पोटली उठाकर उसमें जो कुछ निकालता जेब में डाल चुका था। इन सब स्याह पोटलियों में से सिर्फ वो एक अलग रंग की पोटली थी जो वो वापस रख चुका था। अंदर मौजूद बटन को दबाते वो वैसे ही अपनी असल शक्ल में दीवार लौट आए थे। दुखते हुए सर को थामती वो कई लम्हे कुछ भी समझने से कासर थी। कुछ पलों बाद नींद का खुमार दिमाग से उजल होते हुए उसे सब कुछ याद आया था। कमरे में वो अकेली मौजूद थी, मगर वहां इस हवा में फैली महसूस कलून की खुशबू पर आंखें बंद करके खोलती वो उठ खड़ी हुई थी। पौं सुबह से कदर बेहतर था, जिसकी परवाह शायद ही उसे थी। बगैर शाल उड़ाई या हिजाब की वो यूं ही बाहर निकल आती है। इस चीज से सभी वाकिफ थे कि किंग की इजाजत के बगैर वहां कोई भी न आता था। बाहर निकलते उसकी नजर सोफे पर बैठे जजान पर जाकर रुकी थी, जो सिंपल ग्रे ट्राउजर और ब्लैक बनियान में मौजूद लैपटॉप गोद में रखे उस पर मसरूफ सा बैठा हर चीज से बेगाना नजर आ रहा था। एक हाथ में कॉफी का मग थामे वो कुछ देर बाद घूंट बढ़ रहा था। गहरे गहरे सांस भरती वो दोनों हाथों की मुट्ठियां बीच गई थी। एक कदम आगे बढ़ाया तो एक दर्द की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ी थी। पाँव उसका कारपेट में बुरी तरह से उलझा था। उसी जगह जहां सुबह दर्द निकला था, अब उसी जगह जोर आया था। खून बेचे इस दीवार पर काबू पाती वो अचानक ही गिरने लगी थी कि डर से आंखें बंद की वो जो खुद को जमीन पर गिरने का इंतजार कर रही थी, अपना वजूद हवा में महसूस करके पट से आंखें खोली थी जो इन सुरह नीली आंखों से जा टकराई थी। उसे महसूस ही नहीं हुआ था कि वो कब उसके पास आया था। वो शायद अपनी सोचों में इतना उलझी हुई थी कि अगले ही लम्हे पीछे अपनी निगाहें उस पर से हटा गई थी। यह नाराजगी का ही इजहार था, मगर शायद ही यहाँ किसी को परवाह थी। उसकी नाराजगी की परवाह किए बगैर उसे यूं ही लिए सोफे की जैनब बढ़कर उसे सोफे पर बिठाना, घुटनों के बल बैठकर अब उसके पाँव का मुआयना करने लगा था। जब पीछे ने टीस उठने के बावजूद भी उसकी गिफ्ट से अपना पाँव बेदर्दी से खींचा था। यह अमल करते हुए उसे दर्द जरूर हुआ था, मगर इस लम्हे हरगिज उसका कोई एहसान लेना ना चाहती थी। डोंट टच मी कुछ फासले पर होते हुए उसे अभी उठने ही लगी था जब अगले ही पल किंग ने उठते ही उसका मुंह दबोचा था। मुझसे मेरा ही वजूद अलग करने की कोशिश मत करो प्रीविश, पहले ही मेरे वजूद को दर्द देकर अपने ऊपर सजा लिखवा चुकी हो। मेरी सजाएं इतनी आम नहीं है जो तुम इतने आराम से सह सको। चेहरे पर घुराते वो अपनी पकड़ नरम रखे हुए था। मुझे नहीं सुना, तुम्हें छोड़ो, मुझे मुझे नहीं रहना यहाँ। आई हेट यू, स्टे अवे फ्रॉम मी, जस्ट लीव। सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेल कर बोलते हुए कई आंसू उसकी आंख से बेमोल हुए थे। अब कितनी नफरत होगी है प्रीविश को किंग से। लहजा अब भी नरम था, अलबत्ता वो अब उसके करीब बैठ चुका था। मुझे हर उस शख्स से नफरत है जो तुम्हारे करीब होने की कोशिश करता है। डर छुपे अल्फाज में वो अपने दिल की बात जुबान पर ले आई थी। रोती हुई लड़कियों से सच चीट है मुझे, मगर तुम्हारा रोना परिवेश अजीब ही कशिश थी इसके अल्फाज में, और मैं मजबूरी जैसे वो खुद को कुछ करने से रोके हुए था। मैं तुम्हें जला दूंगी। जलन गुस्से उसकी आवाज में क्या कुछ ना था जो महसूस करते हुए जजा ने कहका लगाकर पीछे सोफे पर पुश से जड़ लगाया था। मेरी रूह तुम्हारे अंदर कैद हो गई है। कर के करीब झुककर सरगोशी करते हुए उसके कान की लो दांतों में दबा कर छोड़ता हुआ वापस उसी पोजीशन में गया था। तुमने लिमिट क्रॉस की, मैं मर नहीं गई, अभी जिंदा हूँ। जब सांस ना ले पाऊं तो चले जाना किसी और की बाहों में। उसका इत्मीनान इस लम्हे प्रीचू को जहर से भी ज्यादा बुरा लगा था जिसका हिसाब वो कर चुकी थी। मगर अगले ही लम्हे किम पर नजर पड़ते उसका सांस रुका था। सद नजर से उसकी जन्म देखता उसकी सांस रोक गया था। उसमें सिमट नहीं सकती तो तुम्हें वाकई ये शक है कि मैं उस सुकून के अलावा दुनियावी लिज्जत के पास जाऊंगा। आवाज में तैज और अफसोस का मिला जुला अंतर था। तुमने उसे छुआ, मैंने देखा है। फिर जब किसी और ने मुझे छूने की कोशिश की तो क्यों हीरो बनकर आए वहां। वो अब भी नासमझी का इजहार कर रही थी। पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ प्रीचे जजान इब्राहिम, मेरी हर हाथ तुम पर आकर टूटती है। आइंदा हरगिज मेरे हलू पर शक मत करना। इन अल्फाज का क्या मतलब समझू मैं? जैसे तुम जानती नहीं वो सब एक दिखावा था। थोड़ी से उसका चेहरा थाम कर खुद पर गिराते हुए बोतवे किंग ने उसकी हर मजामत को पीछे पुट डाला था। जो भी था इतना करीब क्यों था, वो अभी वहीं टिकी हुई थी। उसकी इस डर पर किंग अब हंस दिया था। मेरी जल्ली जो उसके नाक से अपने नाक रगड़कर अब उसकी थोड़ी सी अपनी दाढ़ी रगड़ रहा था। छोड़, मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ। आई हेट यू। उसकी गिफ्ट में जब मैं जलती वो अभी से गिफ्ट से नहीं निकल सकती थी।
मुझसे इजहार मांगो तो तुम्हें भी अपना आप देना होगा। मुझे प्रीशियस जिजान इब्राहिम, अपना यकीन, अपना इजहार तुम्हें भी मेरे सामने वाज़िया करना होगा, वरना यूं ही मेरी शिद्दत पसंदी तुम्हारी जान हलक तक रखेगी। अपनी बात कहकर अब उसकी गर्दन पर अपनी शिद्दत निछावर कर रहा था। तारिक की चुप्पन पर वो सिसकी थी। मुझे हर्ट कर रही हो तुम। कुछ समय बाद जिजान, जो खुद पर कंट्रोल करता चेहरा उसकी गर्दन से हटा चुका था, उसके कई बार बार पेशानी पर कई बार नुमाया हुए थे। मैं सॉरी नहीं करूंगा परिवीश, मेरे इश्क का ये 1% था। और अपने आप को देखो। उसकी बारी होती सांसों पर टोन कर रहा था, जबकि उसका चेहरा भी सुरह पड़ चुका था। हर एक इंसान को हारना पड़ता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी मुकाम। उसके हंसा में गुंदगी में जाती पीछे को जो आहर उसकी बात सुनाई दी थी, वो यही थी जिसमें वो उसे उसकी बार या उसकी हार या शायद अपनी हार के लिए बावर करवा रहा था। उसके बाद उसका ज़हन तारीकी में चला गया था, जो सुकून अवर इंजेक्शन से दिया गया था। उसका असर अब तक जाहिर ना हुआ था, जबकि उसे जिजान की उंगलियों का लम्स बेइंतहा सुकून बख्श रहा था।